नमस्कार। हम लोग आगे देखते हैं 1861, 1892 और 1919 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में समझेंगे। यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, सेपरेट क्लासेस इस पे हो। इसमें हम लोग एक एक को देखेंगे। अभी तक पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखे भारत के राज्य व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने पहले पिछले क्लासेस में देखे भारत के राज्य व्यवस्था के 1773 से 1853 अधिनियम तक। फिर दूसरे फेज में हमने देखे 1858 से लेकर के 1858 को हम लोग केवल देखा था। हम लोग 1861 से देखना शुरू कर रहे हैं। 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और ये बस यही 3 पे हम लोग वीडियो रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा होगा उस पर हम लोग आगे चलेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। ब्रिटिश शासन की ही बात हो रही है, ब्रिटिश क्राउन की ही बात हो रही है, जिसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने के लिए परिवर्तित कर दिया। इसे इसीलिए पेश किया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करना चाहती थी। यह अधिनियम 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 1861 को। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? इसने भारतीयों को कानून निर्माण से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। इसमें क्या हुआ कि भारत के जो भारतीय थे उनको कानून निर्माण से जोड़ा गया। यहाँ के पढ़े लिखे विद्वज्जनों को कानूनी निर्माण से जोड़ा गया। प्रतिनिधि सांसदों संस्थाओं की शुरुआत वायसराय ने कुछ इस प्रकार किया और विस्तारित किया परिषद को, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल के रूप में नामित किया। ये जो होंगे वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित रहेंगे, उसमें शामिल रहेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो नामांकित किए थे उसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, बंबई और मद्रास की विधायी शक्तियां बहाल की गईं। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के नई विधान परिषदों की स्थापना ये की गई। वायसराय परिषद में व्यापार के सुविधाजनक लेन देन के लिए प्रावधान कर सकता था। इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना वायसराय परिषद में व्यापार के सुविधाजनक लेन देन के लिए प्रावधान कर सकता था। ये पावर था उसने लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय थे, की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना भी वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता था। जब आपातकाल स्थिति होती तो परिषद के सहमति के बिना भी परिषद के मेंबर अगर सुझाव वैसा नहीं भी दे, वायसराय चाहता तो अध्यादेश जारी कर सकता था, जैसे आज भी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कर पाते हैं। हालांकि ऐसे अध्यादेशों की अवधि 6 महीने तक रखी गई थी, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। इसके बाद क्या हुआ? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसको देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए। क्या किया कि ये क्या था? ब्रिटिश संसद का अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश
भारत में, यानी कि जहां ब्रिटिश भारत में शासन करता था, उन क्षेत्रों में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए गए इसके दौरान। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। उसने क्या किया कि जो यहाँ के परिषद में जो मेंबर थे, केंद्रीय और प्रांतीय में, जो सेंट्रल और स्टेट में जो मेंबर थे काउंसिल में, उनमें बढ़ाई गई संख्या, जो बढ़ाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखे। परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि बंबई से 8, मद्रास से 20, बंगाल से 20, उत्तर पश्चिमी से प्रांत से 15, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि आगरा वाला क्षेत्र, अवध से 15, विधान परिषद न्यूनतम, केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 किए गए। अब बजट पर बहस कर सकेंगे, ये जो जितने मेंबर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये सब बजट पर बहस कर सकेंगे, परंतु इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही उन्हें अनुवर्ती प्रश्न पूछने पर भी रोक रहेगी। अनुवर्ती प्रश्न ये नहीं पूछ पाएंगे और ये वोट भी नहीं दे पाएंगे। गवर्नर जनरल को सदस्य नामांकन के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया, जो भारत के राज्य सचिव के अनुमोदन के अधीन था। भारत के राज्य सचिव जो नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर भी हुआ करते थे और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होते थे, जैसा मैंने पिछले इसी स्लाइड में मैंने बताया था। तो जो भारत के जो सचिव हैं, उन्हीं के अनुमोदन के अधीन इसको किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए एक समिति और प्रत्यक्ष प्रदान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के लिए गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, जिसे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और चेंबरों की सिफारिश के आधार पर प्रांतीय विधान परिषद के लिए मनोनीत होंगे। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, के मार्ले मांटो सुधार को भारत के राज्य सचिव, जो 1905 से 1910 जॉन मार्ले ने भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, 1905 से 1910 के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार आप लोगों ने सुना होगा। 1909 में को भारत के राज्य सचिव, जो 1905 से 1910 के बीच में थे, जॉन मार्ले मिंटो ने भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, 1905 और 10 के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। जॉन मार्ले महारानी विक्टोरिया के अवसर की समानता के वादे को लागू करने के लिए भारतीय सरकार की विधायी मशीनरी में महत्वपूर्ण नवाचार लाने में सक्षम थे। जैसे मैंने कहा था कि जो भारत के जो सचिव थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर भी थे, होना ही था उनको, तो ही वो सचिव हो सकते थे भारत के। और वो महारानी विक्टोरिया ने चाहा कि वहां पे समानता का अभाव है, अवसर की समानता नहीं है, जातिगत भेदभाव ज्यादा है, उच्च नीच छुआछूत की बातें हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नवाचार लाइए, ऐसी मशीनरी बनाइए कि छुआछूत ये सब चीजों को ठीक किया जा सके। कृष्ण जी गुप्ता भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हमारे यहां से चुने गए थे, और सैयद हुसैन बिलग्रामी भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन दोनों की मदद से जॉन मार्ले ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव लाने में सक्षम हुए, जिसमें था कि जो समानता के अवसर है वो मिले। तो कौन कौन किनकी मदद से? उस समय भारतीय सिविल सेवा के कृष्ण जी गुप्ता थे और
सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जो भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके सहयोग से यह प्रस्ताव जॉन मार्ले ने लाया था सदन में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केवल संपत्ति के स्वामित्व और शिक्षा वाले भारतीयों के एक छोटे से अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। 1910 के विधान परिषद चुनावों में पूरे भारत में 135 भारतीयों को प्रतिनिधियों के रूप में चुना गया। कितने भारतीयों को चुना गया प्रतिनिधियों के रूप में? 1910 के विधान परिषद चुनाव में कितने लोगों को चुना गया? 135। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने इंपीरियल विधान परिषद और बम्बे, कोलकाता और मद्रास की प्रांतीय परिषदों की सदस्यता की सीमा भी बढ़ा दी। ताकि इसमें सदस्य ज्यादा होने चाहिए, इंपीरियल विधान परिषद में भी, बम्बे में भी, कोलकाता में भी और मद्रास में भी। और जो प्रांतीय परिषद हैं, मद्रास के जो प्रांतीय परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान भी पेश किया। बोला गया कि मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिमों के लिए, हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे धर्म जो है वो आपस में सामंजस्य नहीं है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए कहा गया कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग प्रावधान किए जाएं। माइनॉरिटी भी एक उसका कारण था। अब 1909 के अधिनियम की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि उसके जो विधान परिषद चुनने के लिए 35 रखा, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। जो सेंट्रल काउंसिल थी उसमें, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि किया गया। जैसे मैंने कहा था कि पहले ये अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जो अब पूछ सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 1909 अधिनियम के तहत अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी कि अब गवर्नर या वायसराय जो होंगे, उनके कार्य परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जाएंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य कहा बनाया गया था। विधि सदस्य मतलब लीगल लॉ संबंधित। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर मेंबरशिप हो और उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करे, वो उनकी हित की बात कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे उस समय भी हम लोग देखते थे कि हिंदू मुसलमान मिल करके रहते थे, जैसे आज रहना चाहते हैं, तो आज भी कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो नहीं रहने देना चाहते, सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं। उस समय भी वो वैसा ही करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अगर या धर्म के आधार पर लोग अलग अलग रहेंगे तो वो कमजोर रहेंगे हमसे लड़ने में, इसलिए ऐसा किया गया था। इसने यानी कि 1909 के अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया।
कहा गया कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए अलग, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग, विश्वविद्यालयों के लिए अलग एक उससे की प्रतिनिधि होंगे, और जो जमींदार थे, सक्षम जमींदार, उनके लिए भी प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया 1909 के अधिनियम में। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे एक बार, तो आप लोगों को क्लियर हो। थोड़ा टेक्निकल शब्द थोड़े ज्यादा हैं, फिर मैं प्रयास कर रहा हूं आसान शब्द में आपको बताऊं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग ने 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की। क्या घोषणा की? कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन का स्थापना करना है। कहना था इनका कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, मतलब एक अच्छी सरकार होगी। नवंबर 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग नाम था इनका, जो भारत में इनको मंत्री बनाया गया था, भारत मंत्री ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय जेम्स फोर्ड, उस समय 1917 के वायसराय थे जेम्स फोर्ड, एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। किसने किया? लॉर्ड मांटेग ने। कब? 20 अगस्त 1917 को। सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गई। ये तीनों उसके सदस्य थे एवं वायसराय को प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहयोग किया। वायसराय का जो प्रस्ताव था उसको पूरा करने में, अंतिम रूप देने में इन तीनों ने सहयोग किया। कौन कौन? सर विलियम ड्यूक, उपेंद्रनाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट। 1918 ईस्वी में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 ईस्वी में लागू किया गया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919। मांटेग जेम्स फोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तनों को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई। कितनी शानदार घोषणा पहले कभी नहीं की गई थी जितनी शानदार मांटेग और जेम्स फोर्ड के मिलकर के किया गया। और इसे इस युग का अंत और एक नए युग का प्रारंभ माना गया। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इस घोषणा के लिए ही किया गया था। प्रथम बार उत्तरदायी शासन, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। प्रथम बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग किस घोषणा में किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि मांटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वो चाहते थे कि पहले से जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे कर रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है और उसमें भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है, इनसे मिलजुल करके शासन करने की जरूरत है। वैसे 1857 की क्रांति ने इन्हें मजबूर कर दिया था, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा और ब्रिटिश शासन यहाँ पे काम करने लगा। उसमें भी समय समय पे सुधार किए गए। अब इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, तो कुछ बिंदुओं को देख लीजिए, विशेषताएं आगे देख लेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, इसमें 2 सदन होंगे। केंद्र में प्रस्ताव निर्वाचन व्यवस्था होगा, प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में ही सही लेकिन मत देने का अधिकार मिला 1919 में। महिलाएं भी मतदान कर सकेंगे। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। जो केंद्रीय बजट था उसको कहा गया कि केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य की जरूरतें अलग हैं, इसलिए राज्य का बजट अलग होगा।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था जो 1919 में केवल मुस्लिम को दिया गया। कहा गया कि हिंदू अलग वोट करेंगे, मुस्लिम अलग वोट करेंगे, सिख अलग वोट करेंगे, क्रिश्चियन अलग वोट करेंगे। एक मुख्य रूप से 4 धर्म भारत में थे जिसको मान्यता ब्रिटिश ने दिया था, और ये इनके अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी, जिसमें 1909 में मुस्लिम को सबसे पहले दिया गया था। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 1919 एक्ट जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसे भारत शासन अधिनियम एक्ट 1919 बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से इन सभी चीजों पे काम किया गया। आगे देखते हैं इसकी और विशेषताएं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग किया गया, उनकी बजट भी अलग अलग होंगे। तो कहा गया कि राज्य और केंद्र राज्य पर नियंत्रण नहीं करेगा, उसका बस सलाहकार के रूप में, सुझाव के रूप में काम करेगा, और इनकी सूचियां अलग अलग होगी। राज्य की जरूरतों की सूची अलग होगी, केंद्र की सूचियां अलग होंगी। इसमें कौन कौन चीजें शामिल होंगी उसी के आधार पर संविधान में भी इस बात को समझा गया है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं वो अपनी अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बना सकते हैं, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। कहा गया कि राज्य अपनी जरूरतों को वे करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राज्य से बाहर है, बल्कि केंद्रीय और एकात्मक ही रहेंगे। केंद्र से उनके संबंध रहेंगे और एकात्मक ही रहेगा, संघ ही प्रमुख होगा। इसके अलावा इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। कहा गया कि प्रांतीय विषय 2 भागों में होंगे, एक हस्तांतरित होंगे जो इसे उसको दिए जाएंगे, और एक आरक्षित होंगे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। किसका शासन होता था हस्तांतरित विषयों पर? गवर्नर का। और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जो विधान परिषद के प्रति जो मंत्री उत्तरदायी थे उनकी सहायता ली जाती थी। किसमें? हस्तांतरित वाले मामले में, पहले भाग में हस्तांतरित वाले मामले में। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद उत्तरदायी गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता शासन करता था। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध, यानी कि यूनानी भाषा में इसे डाइआर्की बोला जाता है। डाइआर्की से माना जाता है कि डाइआर्की से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ऐसे आप देखेंगे तो यूनानी, लैटिन, ग्रीक, ऐसी कुछ भाषाएं हैं जिसे महत्वपूर्ण शब्द निकल करके आए हुए हैं। शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, यह सफल नहीं हुई। प्रयास तो किया गया लेकिन वो व्यवस्थाएं सफल नहीं हो पाई, हस्तांतरित और आरक्षित व्यवस्थाएं। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, जिसकी झलक हमारे संविधान में भी देखा जाता है। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। दोनों सदन के सदस्य का निर्वाचन जो होता था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे सेना के, 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है। ब्रिटिश इतना होशियार थे कि वो नहीं चाहते थे कि कमांडर इन चीफ भारतीय हो। 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, ये भारतीय नहीं हो सकते थे।
इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों यानी कि जो ब्रिटिश से आकर के जो यहाँ की मिट्टी में रजमज गए थे, जिसका उदाहरण आप झारखंड में भी देखने के लिए मिलता है, मैक्लुस्कीगंज। आज भी वहां छोटा ब्रिटिश है अपना ब्रिटेन, जाके देख सकते हैं। आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया कि सिखों के लिए अलग, क्योंकि मुसलमानों को मिल गया था, भारतीय ईसाइयों को मिलना था। आंग्ल भारतीयों जो अंग्रेज जो इंग्लिश पहले 1600 ईस्वी में आए ही रह गए, वैसे भारतीयों आंग्ल भारतीयों और वैसे यूरोपीय लोग जो पहले भारत में आए थे और वही रह गए थे। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इनके लिए कर दी गई थी। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया कि इसका जो आधार होगा वो कानून वो संपत्ति के आधार पर होगा। इनके पास किसी के पास जो बड़ा संपत्ति वाला होता था उसको वोट मत देने के अधिकार रखा जाता था, और साथ में शिक्षा के आधार पर जो ज्यादा एजुकेटेड होंगे वो। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। जैसे आज उच्चायुक्त कार्यालय है ना सभी देशों में, वैसे ही भारत के उच्चायुक्त अब लंदन में होंगे। जैसे आज हमारा उच्चायुक्त का बहुत सारे कार्यालय हैं सभी देशों में लगभग है, तो ऐसे हैं। तो उस समय शुरुआत की गई थी, भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में होगा, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जो भारत के सचिव थे, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे, उनके पास वर्क ज्यादा था, तो कहा गया कि भारत के उच्चायुक्त अब अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख पाएंगे, इसलिए अब ये भारत के सचिव के कार्य को हस्तांतरित किया जाता है। इसी से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इससे यानी कि भारत का शासन अधिनियम 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूनियन सर्विस कमीशन। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती की गई। इसके लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसको CPSC बोल सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय बोला जाता था। आज हम लोग UPSC बोलते हैं। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया कि जो राज्य की जो सीमाएं हैं, विधानसभाएं हैं, वो अपना बजट खुद निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक वैधानिक आयोग होगा, ऐसा गठन किया गया जो 10 वर्षों तक जांच करेगा। अब 10 वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इन कार्यों पर। भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। इसके बाद 1947 ही है, ज्यादा नहीं है। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को आसानी से इस कानून देख लिया है। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना को, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची संघीय सूची, 3 सूचियों संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, असमवर्ती सूची में दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची में कितने विषय, जो संघ सूची बोलते हैं, 59 विषय उसमें कहे गए 1935 में। इसके बाद राज्य सूची में 54 विषय, असमवर्ती में 36 विषयों को शामिल किया गया। और इस आधार पर कहा गया कि 59 विषयों पे केंद्र निर्णय लेगी, 54 विषयों पे राज्य निर्णय लेगी और 36 विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर निर्णय लेंगे। इसे हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, अब जो शक्तियां बच गई
वो वायसराय को दे दी गई। अब 59, 54 और 36 के बाद जो शख्सियां बच गई वो बोला कि ये वायसराय के अधीन होंगे। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। देशी रियासत थे जिसे आप राजा बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब ये समस्याएं यहीं से शुरू होती है, आजादी के बाद तक, यहां तक कि संविधान लागू होने तक ये चलती रहती है। सरदार पटेल ने इसके लिए काफी संघर्ष किया। इन रियासतों के लिए, रियासतों को मिलाना, देशी रियासतों को एक जगह लाना, समझाना, भारत के साथ खड़े होना, अपने आप को शामिल होना आसान नहीं था। सरदार पटेल ने काफी मजबूती से काम किया। अब पंडित नेहरू उनको हमेशा सहयोग करते रहते थे। दोनों की जोड़ी काफी जबरदस्त थी। पंडित नेहरू एक अच्छे प्रधानमंत्री और पटेल एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक अच्छे समझौता कराने वाले शानदार व्यक्ति। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसकी झलक आज भी हमारे संविधान में दिखती है और उसको हम लोग देखते हैं कि आज भी हमारे जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो राज्य के मंत्रिमंडल के सुझाव पे ही काम करते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां भी बदल गई हैं, जो राज्यपाल कभी कभी केंद्र के निर्देश पर राज्यों के मंत्रिमंडल के विरुद्ध में भी फाइलों को रोकने का काम शुरू हो गया है। यह अलग मामला है। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणाम था संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधान सभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। आज भी बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। जैसे झारखंड में भी विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। बिहार में विधान परिषद, विधानसभा दोनों है। ऐसे कुछ और राज्य हैं जहां पे विधान परिषद नहीं है और इसका विधान परिषद का प्रतिनिधित्व जो होता है वो पंचायती राज का होता है और इसको कम महत्व दिया गया है। तो विधानसभा भी कार्य कर लेती है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। इसलिए कहीं प्रतिनिधित्व कर दिया गया था उस समय भी। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। हुआ कि जो दलित हैं, महिलाएं हैं, उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, तो उन्हें कहा गया कि ये अलग वोट करेंगे। ये तीनों कौन कौन? दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1858 में क्या किया गया था? भारत शासन अधिनियम में भारत परिषद जो बनाया गया था, बोला कि इसे समाप्त करने की जरूरत है। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इस प्रकार से इसमें काम किए गए। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 10% को केवल मत का अधिकार मिल पाया, क्योंकि उसमें संपत्ति और
जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, उनको, बाद में दलित, महिला, अब मजदूर को मिला। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती गई तो लगभग 10% के आसपास आ गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। ये याद रखने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, आप इसे आप यूपीएससी बोल सकते हैं, की स्थापना के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक ज्वाइंट सर्विस कमीशन होगा जो सभी की नियुक्ति कराएगा, ऐसा किया जाएगा। ये जो संघीय लोक सेवा आयोग होगा वही संयुक्त सेवा आयोग होगा जो पूरे देश में नियुक्तियां पीसीएस वाले कराएंगे। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी के तहत 1935 अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अब हम लोग आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम लोग भारत के राज्य व्यवस्था के अंतिम अधिनियम में चल रहे हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1947 में थे क्लीमेंट एटली, ने घोषणा की 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 30 जून को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। हमारा उधर संविधान का काम, निर्माण का काम चल रहा था, क्योंकि हमें पता था कि ब्रिटिश ने कहा है कि हम जल्दी भारत छोड़ देंगे। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। जो ब्रिटिश के हाथों में सत्ता है वो अब भारतीय के हाथों में सौंप दिया जाएगा 30 जून 1947 को। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। 30 जून को जैसे ही 20 फरवरी को घोषणा हुई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा, वहां की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, तो इसका विरोध मुस्लिम लीग ने आंदोलन के साथ किया और कहा कि सबसे पहले हमको तो बंटवारा चाहिए। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान क्योंकि मैंने कहा कि बन रहा था, तो 3 जून 1947 को, 30 जून को हमें आजादी मिलनी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी। कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून को हम अपना शासन वहां से हटा लेंगे। तो 3 जून यानी कि मुस्लिम लीग जब विरोध किया इसका, तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा, जो भारतीय में संविधान सभा गठित की गई है, उसके द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय जो क्षेत्र होंगे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो डोमिनेंट की बात कही जाती है, 2 क्षेत्रों की बात कही जाती है, जो भारत पाकिस्तान और एक तीसरा डोमिनेंट थे, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे डोमिनेंट बनना चाहते थे। तो उसमें कहा गया 2 डोमिनेंट मुख्यतः है भारत पाकिस्तान। तो भारत में जो चाहे वो भारत में रहें, जो जाना चाहे, जो रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहें। और जो रियासतें हैं, रियासतों को स्वतंत्रता दी जाती है, को जिससे चाहे जिसमें शामिल हो सकते हैं। वो भारत में चाहे तो शामिल हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ब्रिटिश जैसे आए थे वैसे ही भारत छोड़ के जाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमने बहुत सारे रियासतों को हमने अपने नियंत्रण में रखा है, तो हम उन रियासतों को ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, आप उसमें जहां हो वहीं से आप जिसमें शामिल होना चाहते हैं हो सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी बात पहले से भी उठाई थी, लेकिन इसके आंदोलन कर दिया था कि हमें बंटवारा पहले चाहिए, फिर आजादी चाहिए।
उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय, शानदार वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, अगर भारत के विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया होता तो कुछ और ही परिणाम होता। और उन्होंने कुछ मामलों को छोड़ करके लगभग मामलों में वो भारत के साथ खड़े रहे, वो लगभग मामलों में सरदार पटेल के साथ समझौता में खड़े रहे। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने विभाजन को योजना पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कहा जाता है कि इसको विभाजन की योजना को। यह 3 जून 1947 को इन्होंने पेश किया था। कब किया था? 3 जून 1947 को। ये ध्यान रखना है। इस स्लाइड में कुछ कुछ तथ्य हैं जिसमें हम लोग फिर से हम इसे बात करेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। किस आधार पर? इस स्लाइड को फिर से समझ लीजिए। इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे तथ्य हैं इसमें। क्या क्या है? पहला इसमें आया कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारतीयों को हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। 20 फरवरी को बोला, किसके लिए? 30 जून के लिए। क्लियर? इस घोषणा पर मुस्लिम ने क्या किया? आंदोलन कर दिया। उसने कहा कि मुझे पहले विभाजन चाहिए। 3 जून 1947 को क्या हुआ? वो दिन बहुत बड़ा दिन। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा की टीम जो संविधान बना रही है वो उन देशों में, उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इस स्वतंत्रता के क्षेत्र को स्वीकार नहीं करेंगे या इस क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई और पेश की, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। और इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बोला जाता है। अगर तिथि पूछे तो 3 जून 1947 और अगर ईयर पूछे तो जून 1947। ईयर पूछे तो 1947। क्लियर? मुझे लगता है इसे आप नहीं भूल पाएंगे, ऐसा प्रयास मैंने किया है। अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी इसको देख लीजिए। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र, बाहर का कोई भी राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। किसमें? 1935 अधिनियम के तहत, 1947 अधिनियम के तहत संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन 2 डोमिनियनों को स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में किया गया और कहा गया कि जो रियासतें हैं वो दोनों में से किसी में शामिल हो सकते हैं। इसी के संदर्भ में आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसी में कुछ ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने अलग अलग, हैदराबाद का अलग, कश्मीर का मुद्दा अलग, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से जो काफी विवादित रहे, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। भारत आजाद हुआ, वायसराय का पद समाप्त हुआ और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन यानी कि भारत एवं पाकिस्तान गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। अगर गवर्नर जनरल पद का सृजन नहीं किया होता, दोनों के सैन्य प्रमुख अलग अलग नहीं होते और सैन्य प्रमुख जो थे दोनों ब्रिटिश, तो पता नहीं भारत और पाकिस्तान कितना लड़के खत्म हो जाते। जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी,
ब्रिटेन का जो राजघराना था उसे करना था, ब्रिटेन का क्राउन को करना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। ब्रिटेन सरकार इस पे, ब्रिटिश सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती थी। इसे करना था सिर्फ ब्रिटेन क्राउन को। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों, संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। कहा गया कि आप अपना डोमिनियन, जो भी दोनों भारत पाकिस्तान जो डोमिनियन है, दोनों राज्य हैं, अपनी संविधान सभा को बनाइए, अपनी संविधान बनाइए। इसके लिए किसी भी राष्ट्र के संविधान को अपनाने की स्वतंत्रता आपको है, आप अपना सकते हैं, उनसे कुछ चीजों को ले सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जब संविधान बन रहा था तो बहुत से देशों के संविधान को हम लोगों ने रेफरेंस के रूप में लिया, संदर्भ ग्रंथ के रूप में लिया। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। जो स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया था उसे कहा गया था कि आप इसके निरस्त कर सकते हैं। इसने दोनों डोमिनियन, भारत एवं पाकिस्तान राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। कहा गया कि आप अपने आप विधानसभा बना सकते हैं ताकि उनके सदस्यों को आप शामिल कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। कहा गया कि भारत या पाकिस्तान जो दोनों डोमिनियन है और ब्रिटिश संसद में जो अब नियम कानून पारित होंगे, जो भी अधिनियम एक्ट बनेंगे, वो भारत पाकिस्तान दोनों में किसी पर लागू नहीं होगा। हाँ, यदि वो चाहें तो इस कानून को मानने के नहीं मानने के लिए या मानने के लिए कानून बना सकते हैं। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्ति को घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती हैं। जिसके मैंने कहा था भारत में बहुत सारी रियासतें थी और उन सभी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि आप देखिए भारत पाकिस्तान दो डोमिनियन है, आप जिनके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में नया संविधान बनने तक, जब तो नया संविधान बन नहीं जाता, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब समझ सकते हैं कि बात 1947 की हो रही है अधिनियम की। और तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कहा गया था कि इस अधिनियम ने, 1947 अधिनियम ने संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था, क्योंकि वो भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया था कि भारत के शासन को कैसे चलाया जाएगा। तब जो डोमिनियन अलग हो गए भारत पाकिस्तान, इन लोग कहा गया कि आप चाहे तो इसमें सुधार कर सकते हैं या मान भी सकते हैं। लेकिन संविधान बनने तक इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। वो चाहे तो किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकता था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों की संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया।
उन्हें सभी मामलों पर राज्यों को मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। क्या करना होता था उन्हें? सभी मामलों पर राज्यों के जो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर उनको कार्य करना था। किनको करना था? भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसी अधिनियम में आपको पूछा जाएगा कि भारत का सम्राट शब्द समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप कह सकते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन को संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में।